हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इसे ना सेपरेट फिनोमेना माना गया था, इलेक्ट्रिक को अलग और मैग्नेटिक को अलग। फिर ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने देखा, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने 10th में देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। सो फिर ये सोचा गया अगर इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है तो क्या इसका कन्वर्स पॉसिबल है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सो ये चैप्टर में फैराडेज ने यही बताया है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट हम बना पा रहे हैं, एसी जनरेटर बहुत सस्ते रेट में हमें मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो दोस्तों ये है कि फिर हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक को कंबाइन कर दिया कि हाँ दोनों इंटर रिलेटेड फिनोमेना है और उसे फिर बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन? चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हमें समझ भी गया, अब इंडक्शन मतलब क्या हुआ? सो इंडक्शन मतलब प्रोडक्शन बट विदाउट टचिंग, बिना टच हुए प्रोड्यूस होना। मतलब यहां पे हम करंट प्रोड्यूस करेंगे विदाउट टचिंग या ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे विदाउट टचिंग। तो जहां बिना टच किए अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है वो चीज हुआ इंडक्शन। ओके, सो अब हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों यहां पे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। और सबसे मेन बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे मेन चीज है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इसे हम फाई से डिनोट करेंगे। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing normally through a given area। ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कि कितनी लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो गिवन एरिया से पास हो रही, वो हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम एक कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। हमने एक कॉइल कंसीडर किए और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड जा रही है। सो दोस्तों ये जो कॉइल है इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है? 3। इस कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है? 3। यानी ये हमारा बी हो गया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है? 3। सो यहां पे हम बोल देंगे फाई इज 3, फाई इज इक्वल टू 3। लेट्स से फाई इज इक्वल टू 3। अब अगर हम फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अगर फील्ड स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम बी को इंक्रीज कर देते हैं, अब हमें पता है कि जब भी फील्ड स्ट्रॉन्ग रही सो लाइंस आर क्लोजर, जब भी फील्ड स्ट्रॉन्ग रही सो लाइंस आर क्लोजर, और फील्ड वीक रही सो लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पे हम फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो अगर फील्ड को स्ट्रॉन्ग किए तो ये जो लाइंस है ये पास में आ जाएगी। सो ये लाइंस देखो दोस्तों, ये पास में आ गई। और अब हमें दिखेगा कि पहले 3 लाइन पास हो रही थी, अब 1 2 3 4 5 6। सो क्या हुआ? 6 लाइन पास हो रही, सो इस बार फ्लक्स ज्यादा हो गया। 6 लाइंस पास हो रही मतलब फ्लक्स ज्यादा हो गया। नाउ इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इससे हम क्या बोल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बी पे डिपेंड है। अगर बी इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू पी। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारा कॉइल का एरिया है इसे हम बढ़ा देते हैं। सो अब क्या होगा? अगर यही सब लाइंस हमने लिए सो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी या नहीं होगी? सादी सी बात है, हो रही है।
मतलब अगर एरिया भी बढ़ा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, पासिंग थ्रू गिवन एरिया इंक्रीजेस। इसका मतलब अब हम एक और चीज समझ गए, अगर एरिया बढ़ गया, एरिया भी ज्यादा हो गया तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी पे भी डिपेंड है एंड ए पे भी डिपेंड है। मैग्नेटिक फ्लक्स बी पे भी डिपेंड है और ए पे भी डिपेंड है दोस्तों। अब चलो बी और ए दोनों पे डिपेंड है, सो हम ये तो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू बी हो गया और ए भी हो गया इस तरह से, और ये दोनों को मिला दिए तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया प्रोपोर्शनल टू बी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू बी। बट एक चीज ध्यान में रखना, अब जरूरी है क्या कि हमारा जो बी रहेगा और ये कॉइल हमेशा ऐसे ही रहे, एंगल भी बना सकता है। और एक और चीज याद रखना दोस्तों, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो एरिया है हम इसे वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना। अब कंसीडर करो कि बी और ए के बीच में एंगल बना हुआ है, जैसे ये हमारा कॉइल हो गया। सो इस बार जो फील्ड है वो ऐसे जा रही है, सो हम तो हमेशा कैसे लाइन लेते हैं, परपेंडिकुलर वाली। सो इसे फिर हम रिजॉल्व करेंगे। सो दिस इज थीटा, ये हम, और ये ऐसा। सो ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, बी कॉस थीटा, और ये हो गया बी साइन थीटा। अब दोस्तों ये बताओ परपेंडिकुलर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी रहेगी, बी कॉस थीटा। सो हम ये ले रहे हैं। सो अब हमें ये पता चल गया कि जो फाई है वो बी पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है, लेकिन अगर वो एंगल बना रहा है सो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी कंसीडर करते हैं, बी कॉस थीटा वाली। बी साइन थीटा वाली नहीं, वो तो चलेगी, हम कंसीडर करेंगे बी कॉस थीटा। इसका मतलब अब हमारा जो फॉर्मूला बन गया है वो हो गया है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो दोस्तों सबसे मेन चीज पहले ये ध्यान में रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया, और ये फाई है बी ए कॉस थीटा, मीन्स इट डिपेंड ऑन बी, it depends on A, and it depend on angle between magnetic field lines and area vector। चलो ये तो हो गया हमारा phi is equal to BA cos theta। अब दोस्तों इससे हम एक चीज ध्यान में रख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट से कि phi is equal to B dot A, phi is equal to B dot A। और अब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर वो स्केलर प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये दोस्तों ये ध्यान में रहना चाहिए। अब हम उसका यूनिट देख लेते हैं। सो ये एक यूनिट ध्यान में रखना कि वेबर, फाई का जो यूनिट है वो है वेबर, ऐसा यूनिट ऑफ फाई दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक के हमने देख लिया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम देखेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट एज वेल एज कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे कॉइल एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, पहले तो उन्होंने एक कॉइल लिया एंड इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिए इन्होंने, और मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब अगर मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे, मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे, अगर मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अगर मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर पास नहीं हो रही है, इन्हें पास हो रही है जो यूनिफॉर्म है, मीन्स यूनिफॉर्म है, ना वो इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है, ना फील्ड स्ट्रेंथ ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, दैट इट इज कांस्टेंट, इट इज यूनिफॉर्म। तो जब वो फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है तो ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जब फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। अब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, इसका क्या मतलब है, करंट पास नहीं हो रहा है। ओके, तो जब रेस्ट पोजीशन में तब करंट पास नहीं हो रहा है। अब क्या किए, ये जो मैग्नेट है इसे हमने पास में लाए, ये मैग्नेट को पास में लाए।
अब मैग्नेट पास में आ रहा है, सो फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, जो बी है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर बी इंक्रीज हो रहा है, देखो पहले एक कांस्टेंट लाइन जा रही थी यहां से, लेकिन जैसे अगर ये पास में आ गया तो और ज्यादा लाइन पास होगी, सो फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और जैसे फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, सो ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, इसका क्या मतलब है कि कॉइल से करंट पास हुआ, इसका मतलब है कॉइल से करंट पास हुआ। ठीक है भैया, तो जब हम पास में ला रहे हैं, मतलब जब फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तब कॉइल से करंट पास हो रहा है। ओके, नाउ अगर इसे हम दूर ले जा लेते हैं, सो अगर दूर ले गए तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम हो जाएगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज हो जाएगी। सो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही, तब भी हमने देखा कि जो कॉइल है इसमें जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि फिर से उससे करंट पास हो रहा है। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जब रेस्ट पोजीशन पे है, जब रेस्ट पोजीशन पे है मैग्नेट, तब करंट पास नहीं हो रहा है। और लेकिन जब वो पास में आ रहा है मैग्नेट, जब हम मैग्नेट को पास में ला रहे हैं तो करंट पास हो रहा है, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो करंट पास हो रहा है, लेकिन जब मैग्नेट कांस्टेंट पोजीशन पे है तो करंट पास नहीं हो रहा है। सो इससे उन्होंने बोला कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, मींस बी चेंज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बी चेंज हो रहा है सो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बी चेंज हुआ मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ, ये ध्यान में रखना। अब लेट्स से हमने एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले ली है, हमने एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, और इसमें कॉइल ली। नाउ ड्यू टू सर्टेन रीजन, लेट्स से ड्यू टू सर्टेन रीजन, ये जो कॉइल है अभी फील्ड कांस्टेंट है, याद रखना अभी फील्ड कांस्टेंट है, यहां पे हमने फील्ड चेंज करके देखे, अभी फील्ड कांस्टेंट है। नाउ ड्यू टू सर्टेन रीजन ये जो कॉइल है इसका एरिया बड़ा हो रहा है, ये एरिया बड़ा हो गया। सो ये देखा गया कि कॉइल से करंट पास हो रहा है, एरिया बड़ा हो गया मतलब ये देखा गया कॉइल से करंट पास हो रहा है। और फिर ये चीज देखी कि एरिया डिक्रीज हो रहा है तो भी कॉइल से करंट पास हो रहा है, मींस जब इंक्रीज हो रहा है या जब डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल से करंट पास हो रहा है। इसका मतलब जब भी चेंज हो रहा है एरिया तो भी कॉइल से करंट पास हो रहा है। मतलब अब दो चीज क्लियर हो गई कि बी चेंज हो रहा है तो भी कॉइल से करंट पास हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है तो भी करंट पास हो रहा है, बी एंड ए। फिर और एक चीज देखा गया, नाउ लेट्स से कि ये जो कॉइल है इसे हमने इस एक्सिस के अराउंड घुमा दिया, इस कॉइल को हमने इस एक्सिस के अराउंड घुमाए। सो अब क्या चेंज हो रहा है, थीटा, अब चेंज हो रहा है थीटा एंगल। जैसे अभी ऐसा था, यानी ये लाइंस ऐसी है, सो अब इसे घुमाते जा रहे हैं हम, इसे घुमा रहे, सो अब एंगल चेंज हो रहा है। अब जैसे जैसे एंगल चेंज होते जाएगा सो तब भी ये देखा गया कि कॉइल से करंट पास हो रहा है। यानी अब जैसे अगर मैं इसे चक्री जैसे घुमाना चालू किया सो क्या होगा, तो भी देखा गया कि इस कॉइल से करंट पास हो रहा है। सो एक चीज समझ में आ गई, बी चेंज हो रहा है तो भी करंट पास हो रहा है, ए चेंज हो रहा है तो भी करंट पास हो रहा है, और थीटा चेंज हो रहा है तो भी करंट पास हो रहा है। अगर हमने ये तीनों चीज को मिला दे, ये तीनों चीज को मिला दे, सो ये बनता है फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा। सो अब एक चीज समझ गई कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा करंट इंड्यूस होगा। पहले तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये याद रख लेना। हाँ, अगर वो कॉइल सर्कुलर है तो करंट भी इंड्यूस होगा, कॉइल सर्कुलर है तो करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट के लिए क्लोज सर्किट चाहिए, सर्कुलर नहीं क्लोज होना, ऐसा कंपलसरी नहीं, सर्कुलर क्लोज रहना चाहिए। अगर कॉइल क्लोज्ड है तो करंट इंड्यूस होगा। सो अब हमें एक चीज समझ गई, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है करंट इंड्यूस हो रहा है, जब भी एरिया चेंज हो रहा है
करंट इंड्यूस हो रहा है, और जब भी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भैया कि जब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट इंड्यूस हो रहा है। अब ये तीन चीज बी, ए और थीटा, अगर तीन में से तीनों चेंज हो रहे हैं तो भी करंट इंड्यूस होगा, तीन में से दो चेंज हो रहे हैं या एक चेंज हो रहा है तो भी करंट इंड्यूस होगा, और यही फैराडेज ने लॉ में रिप्रेजेंट किए जो हम अब पढ़ने वाले। सो अब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लिया दोस्तों, और अब हमने ये भी समझ लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी, ए, थीटा में से कोई एक भी चीज चेंज हो रही है सो करंट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और अगर कॉइल क्लोज है करंट इंड्यूस हो रहा है। बस अब इसी से हम फैराडेज लॉ देखेंगे, और अब आ रहे हैं हम मेन चैप्टर पे। सो पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI, electromagnetic induction. Faraday's first law of electromagnetic induction. Whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced। पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोस्तों, ये ध्यान में रख लो, EMF is induced। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है EMF इंड्यूस्ड होगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है EMF इंड्यूस होगा, और अगर ये जो कॉइल है ये क्लोज्ड है तो करंट इंड्यूस होगा। इफ द कॉइल इज क्लोज्ड then current will get induced। सो अब हमने पहला लॉ देख लिया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है EMF इंड्यूस हो रहा है, और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो क्या होगा, करंट भी इंड्यूस होगा। कॉइल क्लोज्ड है तो करंट भी इंड्यूस होगा। अब इसमें एक चीज दोस्तों वो ध्यान में रखना है कि जैसे कि ये कॉइल हमने लिए थे, ये गैल्वेनोमीटर हमने फिट किए उसमें, और ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ। नाउ अगर मैं मैग्नेट को लेट से 10 मीटर पर सेकेंड से हम मूव कर रहे, हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे टुवर्ड्स कॉइल, और एट द सेम टाइम अगर हम कॉइल को भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करें उस साइड, सो क्या अब करंट प्रोड्यूस होगा, क्या अब EMF इंड्यूस होगा? नहीं दोस्तों, अब EMF इंड्यूस नहीं होगा। ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। हाँ, अगर ये 10 के बदले 9 भी होता तो करंट इंड्यूस होता, लेकिन अगर 10 है तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, वो 0 हो जाएगा। सो अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। ये भी एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ EMI। फर्स्ट लॉ ने यह बता दिया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है सो EMF इंड्यूस होगा, बट कितना EMF इंड्यूस होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है सो EMF इंड्यूस होगा, ये तो बता दिया, बट कितना इंड्यूस हो रहा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी। उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जो जानकारी मिली है वो फैराडे सेकेंड लॉ ने दिया है। सो फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, जितना फास्ट चेंज होगा उतना ज्यादा ही मैग्नीट्यूड होगा EMF का। जितना फास्ट चेंज होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to the rate of
change of magnetic flux, to the rate of change of magnetic flux. सो फैराडे सेकेंड लॉ ने मैग्नीट्यूड बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उन्होंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स जितना फास्ट चेंज होगा उस पर डिपेंड है। अगर ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगा, अगर स्लो चेंज हो रहा है ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। अगर यही चीज़ फास्ट होते जा रही है तो क्या होगा, ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, और यही चीज़ बहुत स्लो हो रही है तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। समझा दोस्तों? सो E इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आया एक्सपेरिमेंटली, सो ये हो गया E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बट ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। एंड ये ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट। ये चीज याद रखना, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट। सो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। सो फर्स्ट लॉ हमें क्या बता दिया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है सो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कॉइल क्लोज्ड है सो करंट इंड्यूस होगा। और सेकेंड लॉ ने क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है इट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना फास्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ये नहीं बोल रहा है, बस चेंज होना चाहिए। उन्हें इससे लेना देना नहीं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, चेंज होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, जितना फास्ट चेंज होगा उस पर डिपेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वगैरह से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये समझा। अब हम ये दो चीज तो देख ली, बट यहाँ पे करंट की डायरेक्शन के बारे में ये दोनों लॉ ने एक्सप्रेस नहीं किया। अब हम देखें ये थर्ड लॉ, ये फैराडेज ने नहीं दिया है, ये लेंज लॉ है जिन्होंने डायरेक्शन बताया करंट की डायरेक्शन। सो अब हम देखेंगे लेंज लॉ, ये लॉ ने डायरेक्शन ऑफ करंट बताया। सो देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ induced current is such that it opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it. So Lenz law ने क्या बताया कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। सिंपल सी बात, भलाई का जमाना नहीं है, मैंने नहीं बोला, लेंज लॉ, कि जिसके वजह से वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज कर रहा है। जिसके वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी चीज को वो अपोज करेगा। देखिए ये हमने कॉइल ले लिया, गैल्वेनोमीटर, एंड ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। सो अगर ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, कॉइल के पास हम नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं, सो ये जो कॉइल है ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। ये जो कॉइल है ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा ताकि वो जो पास में आ रहा है उसे अपोज कर सके। यही है वो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। सो ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, इसके वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, एंड वो नॉर्थ पोल बन के उसी को अपोज कर रहा है, वो नॉर्थ पोल बन के उसी को अपोज कर रहा है। और याद रखना दोस्तों, ऐसे समय जो करंट जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ अगर यही अगर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, सो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है ये बन जाएगा साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं सो ये जो कॉइल है ये बन जाता है साउथ पोल, मतलब उसे अट्रैक्ट करेगा, उसे दूर जाने नहीं दे रहा है। यही चीज है, मीन्स इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, इट अपोजेस द कॉज
विच प्रोड्यूसेस हीट। और जब नॉर्थ पोल अवे जा रहा है दोस्तों, तो याद रखना जो करंट रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट जो रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम और एक चीज कंसीडर करते हैं, सपोज इस कंडक्टर है एक, इससे करंट पास हो रहा है एंड करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, इससे करंट इंक्रीज हो रहा है, यहां पे भी एक कॉइल है और यहां पे भी एक कॉइल है। सो अब जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से इसमें भी करंट इंड्यूस होगा और इसमें भी करंट इंड्यूस होगा। अब हमें बताना है कि ये जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर रहेगी और नीचे वाले कॉइल में भी करंट की डायरेक्शन किधर रहेगी। सो देखो करंट इंक्रीज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा, सो वो क्या कर रहा है, वो अपोज करेगा, सो वो चाहेगा ये करंट को डिक्रीज करे। सो अगर करंट इधर जा रहा है सो अपोज करने के लिए वो इधर जाएगा, और सेम यहाँ पे भी वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि नॉर्मली करंट इंक्रीज इस डायरेक्शन में बता रहे हैं हम, सो वो उसे अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब उस हिसाब से ये ऊपर वाला करंट कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और नीचे वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज। सो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रख लेना, 1 मार्क के लिए आ सकते हैं। सेम अगर हम ले कि करंट इस बार हम मान रहे जा तो इधर ही रहा है बट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, और यहां पे भी एक कॉइल हमने कंसीडर कर लिया और यहां पे भी एक कॉइल कंसीडर कर लिया। अब करंट डिक्रीज होने की वजह से ये कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, सो वो क्या चाहेगा, अपोज, सो अपोज करना है, सो वो चाहता है कि ये डिक्रीज को वो इंक्रीज करे, सो उसे फेवर करने के लिए सेम डायरेक्शन। सो अब देखो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया इस बार, एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए ये क्लॉकवाइज। वैसे सिंपल सा याद रख लो, लेंज लॉ क्या बोल रहा है ये, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। सीधा से याद रखना, भलाई का जमाना नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ उसी को वो अपोज किया। नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो खुद नॉर्थ पोल बनके उसकी मूवमेंट को अपोज कर रहा है। नॉर्थ पोल के दूर जाने से वो प्रोड्यूस हो रहा है तो साउथ पोल बन गया एंड उसी की मूवमेंट को अपोज किया। करंट इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो चाह रहा है कि करंट इंक्रीज ना हो, डिक्रीज हो, इसलिए उसे अपोज कर रहा है। और यहाँ पे करंट डिक्रीज होने की वजह से बन रहा है तो अब वो चाह रहा है कि करंट इंक्रीज हो, नहीं जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज कर रहा है। सिंपल है। सो अब ये तीनों लॉ मिला दे तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। पहले दो लॉ से हमें मैग्नीट्यूड का पता चला और अब डायरेक्शन का। सो ये था चैप्टर का स्टार्टिंग, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। इसे बहुत अच्छे से करो दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देख लिया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई एंड लेंज लॉ। एक और चीज याद रखना दोस्तों, लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम देखेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो ये पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। सो हम कंसीडर करें एक मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ट्स है, ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं जो कांस्टेंट है और इनवर्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले ली हमने, ए बी एंड लेट्स से ये सी डी, ये हमने रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया, ए बी सी डी। ये जो है ये लेंथ है एल, ये हम लेंथ
कितनी कंसीडर कर रहे हैं L, और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये हम कंसीडर कर रहे हैं B। नाउ ये जो CD है ये हम मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी V, ये CD को हम मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी V, CD को हमने मूव किया विथ वेलोसिटी V। सो लेट्स से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये ट्रेवल कर रहा है x। सो L क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, x डिस्टेंस कवर्ड, बाय CD, जो CD जो डिस्टेंस मूव हुआ है, एंड V वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर जिससे हम मूव कर रहे हैं। सो अब हमें इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमें मोशनल ईएमएफ निकालना है। सो देखो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सो वी नो दैट E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, वी आर कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब दोस्तों B तो हमारा यूनिफॉर्म है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी टी, फाई के लिए B तो यूनिफॉर्म है। अब जो एरिया हो गया, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स एरिया हमारा बन गया L इंटू एक्स, एरिया हो गया हमारा L इंटू एक्स। सो अब हम ऐसा लिख सकते हैं BL x। सो अब ये हो गया हमारा E इज इक्वल टू B इंटू L, ये कॉन्स्टेंट है और चेंज क्या हो रहा है x, सो dx बाय dt। अब ये dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी, ये dx बाई dt होता है वेलोसिटी। सो ये हमारा आ गया अब मोशनल ईएमएफ इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर, E इज इक्वल टू BLV, E इज इक्वल टू BLV। देखते हैं दोस्तों इसे हम लॉरेंस फोर्स यूज करके भी डिराइव कर सकते हैं क्या। सो वी नो दैट लॉरेंस फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। V क्रॉस B से हमें एक समझ गया वेक्टर प्रोडक्ट है, एंड जब क्रॉस प्रोडक्ट है इट मींस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसे हम ऐसा लिख लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करें F Q V B साइन थीटा, F is equal to QVB sin theta. Now we know that work done ये होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, वर्क डन इज चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो दिस इज Q एंड पोटेंशियल को हम डिनोट कर रहे हैं E से, EMF यहाँ पे। सो E इज इक्वल टू W बाय Q, E इज इक्वल टू W बाय Q। सो दोस्तों अब ये देखो W क्या हो जाएगा, वर्क डन, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज FL, FL वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FL बाय Q। सो अब F के बदले हम लिख सकते हैं QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा इंटू L अपॉन Q, ये कैंसिल हो गया। सो अगर हम देखें E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो जो मैक्सिमम EMF आ रहा है वो सेम वही आ रहा है जो हमारा ये फॉर्मूले से, ये कंसेप्ट से आया था कि अगर थीटा 90 डिग्री है सो साइन 91, सो हमारा EMF क्या हो गया, BLV। सो दोस्तों ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर में EMF कितना आ रहा है, BLV, नोट कर लीजिए।